Hello friends, I am Dr. Dishant and in my series of lecture, I am talking about human system. Today we discuss about circulatory system part 5. ओके तो देखते हैं। सबसे पहला अपना जो टॉपिक आ रहा है वो है ब्लड प्रेशर बीपी। क्या होती है? लिखा हुआ है द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ओके, जब ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो करता है तो उसकी वजह से ब्लड वेसल की वॉल पे एक प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। क्लियर? नेक्स्ट लिखा है द प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरी देन इन वेन। यस, आर्टरी के अंदर प्रेशर जो होता है ब्लड का वो ज़्यादा होता है वेन से। क्यों? क्योंकि आर्टरी हार्ट से निकलती है और हार्ट ब्लड को पंप करता है। तो उस समय हार्ट पंपिंग की वजह से जो पल्स जनरेट होती है उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ आर्टरी के अंदर ज़्यादा होती है, जबकि वेन तक आते आते वो पल्स वीक हो जाती है। ओके, नेक्स्ट लिखा है द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। ओके, एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन इज कॉल्ड द डायस्टोलिक प्रेशर। तो जब अपन बीपी मेजर करते हैं तो ब्लड प्रेशर यानी बीपी मेजर करते टाइम अपन दो तरह के प्रेशर को मेजर करते हैं। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। क्लियर? तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो प्रेशर आर्टरी के अंदर तब डेवलप होता है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो आर्टरी के अंदर तब आ, बनता है या तब जनरेट होता है जब वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, मतलब रिलैक्स होता है। तो इस तरीके से आर्टरी के अंदर सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर को मेजर करके अपन ह्यूमन की बीपी को मेजर कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है जब अपन बीपी को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, तो उसको उसका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो पहले लिखा जाता है और नीचे की तरफ डायस्टोलिक प्रेशर लिखा जाता है। और जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है 120 एंड 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, अच्छा, बीपी यानी ब्लड प्रेशर एक प्रेशर है तो इसकी यूनिट क्या रहेगी? mm ऑफ Hg। क्लियर? आगे की तरफ जो लिखा हुआ है 120 वो सिस्टोलिक प्रेशर है, पीछे की तरफ जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर है। और ये जो आपको रीडिंग देखने को मिल रही है 120 और 80, ये एक नॉर्मल ह्यूमन का ब्लड प्रेशर है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं बीपी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो आपने ये बहुत जगह पे ये इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, तो बोलते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर ये इसका नाम रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा अपन डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो इसके अंदर ये आपको ये जो ब्लैक कलर का देख रहे हैं है ना, वो कफ बोलते हैं। ओके, ये अपने हाथ पे बांधा जाता है। देन उस कफ से दो ट्यूब निकलती है। एक ट्यूब जो होती है रबर ट्यूब, वो यहाँ से आती है और एक वॉल्व के थ्रू, ये देखो ये वॉल है, उसके थ्रू एक रबर बल्ब से कनेक्टेड होती है। ये रबर बल्ब है। ठीक है, दूसरी ट्यूब जो होती है वो डायरेक्ट इस रीडिंग जो बॉक्स है इसके साथ कनेक्टेड रहता है। इस रीडिंग बॉक्स को अपन बोलते हैं गेज। ओके, और इस रीडिंग बॉक्स में आप देख सकते हो कि साइड में रीडिंग्स लिखी हुई है और बीच के अंदर क्या है, एक मीटर लगा हुआ है जिसके अंदर मरकरी फिल रहता है। अब ये तो हुए इसके जो फिग्मो मैनोमीटर है उसके पार्ट्स। ठीक है, इसी के थ्रू अपन बीपी मेजर करते हैं, लेकिन किस तरीके से बीपी को मेजर किया जाता है वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। क्लियर? नॉर्मल ब्लड प्रेशर से यदि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, नॉर्मल कितना होता है 120 और 80, है ना, mm ऑफ Hg। तो 120 और 80 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, 130 एंड 90 हो गया मान लो, तो वहाँ पे कहते हैं कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया और उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। जबकि इस नॉर्मल से बीपी डाउन हो जाता है, बीपी कम हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम। ठीक है,
ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हाइपरटेंशन, कम हो गया तो हाइपोटेंशन। तो ये स्फिग्मोमैनोमीटर का डायग्राम होता है और ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है। इससे कैसे मेजर करते हैं ये अपन देखेंगे अभी। तो यहाँ पे आपको डायग्राम की हेल्प से बीपी कैसे मेजर किया जाता है वो मैं समझाऊंगा। सबसे पहले लिखा हुआ है द sphygmomanometer is a blood pressure cuff that cuts off circulation to a region, typically the brachial artery. Okay. The pressure of the cuff is slowly released until a pulse can be audible, detected with a stethoscope. Systolic pressure. ठीक है। नेक्स्ट लिखा है द प्रेशर कंटिन्यूज टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द कफ until a pulse can no longer be audible, detected, diastolic. ओके। तो अपने को पता है कि जब भी ब्लड प्रेशर होता है तो उसके अंदर दो तरह के प्रेशर को मेजर किया जाता है। एक होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। तो कैसे उसको मेजर करते हैं देखो, इस डायग्राम में समझो। देखो ये हाथ है और इस हाथ में एक आर्टरी की सप्लाई है जिसको अपन बोलते हैं ब्रेकियल आर्टरी। ओके। तो ब्रेकियल अपना हाथ का जो रीजन, आर्म रीजन होता है उसको ब्रेकियल रीजन बोलते हैं, और उस उधर जो ब्लड सप्लाई करती है उसको अपन बोलते हैं ब्रेकियल आर्टरी। तो अपन जो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं वो ब्रेकियल आर्टरी से करते हैं। ठीक है। तो ये है। अब अपन क्या करते हैं, जैसे किसी का बीपी अपने को मेजर करना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो कफ है स्फिग्मोमैनोमीटर का वो यहाँ से, इस एरिया से 2 अंगुली छोड़ करके ऊपर की तरफ यहाँ पे ऐसे बांध देते हैं उसको, ये टाई कर देते हैं। तो जो कफ है वो अब बंध चुका है टाइटली। अब क्या करते हैं अपन, इस रबर बल्ब की हेल्प से यहाँ पे ये वॉल है, ठीक है, को टाइट कर देंगे ताकि जो एयर है वो लीक ना हो। और बल्ब के अंदर जो अपन पंप करेंगे, बल्ब से पंप करेंगे, वो एयर जो होगी इस ट्यूब से, रबर ट्यूब से होकर के सीधा किस में जाएगी, कफ में जाएगी, और कफ फूलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, कफ में एयर की वजह से इतना प्रेशर आ जाएगा कि वो ब्रेकियल आर्टरी को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ब्लॉक कर देगा। तो वो ब्लॉक कब करेगा, 120 mm ऑफ Hg से ज़्यादा प्रेशर पे। ठीक है। अब क्या करना है अपने को, यहाँ पे जो अपना पिट बनता है, आर्म रीजन पे जो पिट, कोहनी पे जो पिट बनता है आगे की तरफ, वहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाना है और ब्रेकियल आर्टरी को सुनना है। ठीक है। और धीरे धीरे क्या करना है, इस बल्ब के वॉल को रिलीज करना है। तो क्या होगा, जब अपन इनिशियल स्टेट में स्टेथोस्कोप लगा करके सुनेंगे तो अपने को कोई पल्स सुनाई नहीं देगी। धीरे धीरे वॉल से एयर को लीक करेंगे और धीरे धीरे एक कंडीशन ऐसी आएगी, मतलब एक प्रेशर ऐसा आएगा जिसपे अपने को वेरी फर्स्ट ऑडिबल, एक साउंड ऑडिबल होगी। क्लियर। और वो जिस पॉइंट पे अपने को साउंड ऑडिबल होती है फर्स्ट टाइम, ठीक है, वो प्रेशर, वो जो रीडिंग आएगी, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये आ रखी है, मान लो 110 है, 110 है, उस पे अपने को सबसे पहले स्टेथोस्कोप के अंदर आवाज सुनाई दी पल्स की, तो उसको अपन बोल देंगे सिस्टोलिक प्रेशर। ओके। फिर धीरे धीरे एयर प्रेशर कम करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, और देन उसके बाद में एक रीडिंग ऐसी आएगी, एक रीडिंग ऐसी आएगी जिसपे अपने को जो उस पल्स का साउंड सुनाई दे रहा था वो सुनना बंद हो जाएगा। तो जिस जगह पे अपने को सुनना बंद हो जाता है ना, वहां की रीडिंग अपन मेजर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये रीडिंग है, मान लो यहाँ 60 है, जो भी अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्लियर। तो वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको कफ को टाई करना है, उसमें एयर फिल करनी है, ब्रेकियल आर्टरी को क्लोज कर देना है, ब्लॉक कर देना है, धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करना है। जिस जगह पे अपने को स्टेथोस्कोप के अंदर फर्स्ट पल्स साउंड सुनाई देती है वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर हो जाता है, और धीरे धीरे प्रेशर को और ज़्यादा रिलीज करते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे अपने को पल्स सुनना बंद हो जाती है। उस टाइम जिस पे पल्स सुनना जस्ट बंद हो जाती है, वहाँ पे जो रीडिंग रहती है उसको अपन डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो इस तरीके से आप बीपी जो है वो मेज़र कर सकते हो। कभी मौका मिला तो आपको बीपी मेज़र करने का वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा। क्या
नेक्स्ट अपन देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? बहुत ही गजब चीज़ है ये। देखा है, द लिम्फेटिक सिस्टम इज ए एसेसरी सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना, ये एसेसरी सर्कुलेटरी सिस्टम है, प्रेजेंट इन क्लोज एसोसिएशन विद द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यूं मान सकते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम अपना जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके पैरेलल रन करने वाला एक एसेसरी सर्कुलेटरी सिस्टम है। मोटा मोटी तौर पे आपको समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पार्ट ब्लड कैरी नहीं कर पाता है, ठीक है, रिटेन रह जाता है किसी टिश्यू लेवल पे या सेल लेवल पे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैरी नहीं कर पाता है, उसको फिर से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में लाने के लिए एक एसेसरी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। ओके, अब इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं तो देखते हैं। इसमें एक तो खुद लिम्फेटिक सिस्टम का फ्लूइड, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होता है वैसे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ होता है। देन लिम्फेटिक कैपिलरी एंड लिम्फेटिक वेसल्स, जैसे ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज होती है वैसे इसके अंदर भी लिम्फेटिक कैपिलरीज और वेसल्स प्रेजेंट होती है। एक स्पेशल स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट होती है, सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ नोड्स क्या होती है तो अपन देखते हैं, ये सेकेंडरी इम्यून टिश्यू होते हैं और ये छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती है लिम्फेटिक सिस्टम में जो कि फिल्ट्रेशन का काम करती है। और फिल्ट्रेशन किस तरीके का? मान लो लिम्फ के अंदर कोई पैथोजन है ना, कोई इन्फेक्शियस एजेंट है, तो जब वो लिम्फ वेसल से जाएगा लिम्फ नोड के अंदर तो वहां पे वो इन्फेक्शियस एजेंट क्या होगा, किल कर दिया जाएगा या न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा थ्रू द लिम्फोसाइट्स, क्योंकि जो लिम्फेटिक नोड्स होती है उसके अंदर ल्यूकोसाइट यानी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है और वो लिम्फोसाइट्स क्या करती है, लिम्फ के साथ आने वाले इन्फेक्शियस एजेंट को वहां पे किल कर देती है और इस तरीके से वो लिम्फ को फिल्टर कर देती है। ओके, तो ये एक मतलब सेकेंडरी इम्यून टिश्यू जिसको बोलते हैं उसकी तरह ये बिहेव करता है। क्लियर? ये थ्रू आउट अपनी बॉडी के अंदर लिम्फ नोड्स जगह जगह पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं लिम्फ। लिम्फ की डेफिनेशन पूछी जाती है, लिम्फ होता क्या है? लिम्फ इज ए कलरलेस। देखो जैसे ब्लड जो होता है ना वो कलरफुल होता है, रेड कलर, डार्क रेड कलर का दिखाई देता है, मरून कलर, लेकिन लिम्फ जो होगा वो कलरलेस होगा। ठीक है, थोड़ा दिखेगा भी तो लाइट पेल दिख सकता है लेकिन जनरली ये कलरलेस ही होता है। ठीक है, सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, क्योंकि आप लिम्फ को देखोगे तो लिम्फ प्लाज्मा का ही पार्ट होता है। अभी अपन समझेंगे कैसे। लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। इट contains less proteins than blood and lacks RBC and platelets। तो जो लिम्फ का कंपोजिशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। लिम्फ का कंपोजिशन एकदम प्लाज्मा जैसा होता है, ठीक है, यूं कहूँ तो वो प्लाज्मा का ही पार्ट होता है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन और सेल्स जो होती हैं, ठीक है ना, आरबीसी और प्लेटलेट्स मेनली, वो बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, हाँ, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। तो लिम्फ के अंदर सेल के नाम पे डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होगी, प्रोटीन, बहुत छोटी छोटी प्रोटीन सी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, मैक्रो प्रोटीन्स एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, तो जब अपन देखेंगे लिम्फ बनता कैसे है तो अपने को पता चल जाएगा उसका कंपोजिशन भी क्या है। ठीक है, ये देखो, हाउ इज लिम्फ फॉर्म्ड, लिम्फ कैसे बन जाता है इसको अपन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, और ब्लड कैपिलरी क्या कर रही है, ब्लड को कैरी कर रही है। ठीक है, और ये ब्लड कैपिलरी कहाँ पे आई है, ये आई है टिश्यू लेवल पे। ये सेल्स है, ये जो आपको देखने को मिल रही है ये सेल्स है, सारी टिश्यू की सेल्स है। ठीक है? और इन सेल्स के बीच में जो स्पेस आपको देखने को मिल रहा है इस स्पेस को अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या टिश्यू स्पेस। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो कैपिलरी लेवल पे ब्लड आता है वो ब्लड न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, है ना, बहुत सारी चीजें लेके आता है। तो वो न्यूट्रिएंट और जो है वो इन सेल्स के साथ में क्या होता है, एक्सचेंज होता है और सेल अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को क्या कर देता है, ब्लड में डाल देता है।
तो यहाँ पे ये एक बात कहूँ तो यहाँ पे ये जो सेल है टिश्यू लेवल की, उनका ब्लड के साथ में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज है ना, वेस्ट मटेरियल एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, ये सब कुछ होता है। तो किस तरीके से होता है समझो इसको। देखो जैसे ही कैपिलरी ब्लड लेके आती है तो उस कैपिलरी के वॉल में छोटे छोटे जंक्शंस मिलते हैं, छोटे छोटे पोर मिलते हैं। उन पोर की हेल्प से जो ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट है वो रिस्क करके लीक हो करके ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आकर के जमा हो जाता है। तो आपको ये ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, ये प्लाज्मा वाला पार्ट मैंने इंडिकेट किया। क्लियर। लेकिन इस ब्लड के अंदर जो आरबीसी, प्लेटलेट्स और मैक्रो प्रोटीन होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं और वो इन पोर से बाहर नहीं निकल पाते। तो ब्लड का लिक्विड पोर्शन, प्लाज्मा पोर्शन जो है वही इस कैपिलरी से लीक होकर के टिश्यू लेवल पे आता है। क्लियर। बाकी जो सॉलिड पोर्शन है वो इसको पास आउट नहीं कर पाता, कैपिलरी वॉल को क्रॉस नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे साइज जो है वो छोटे होते हैं। हाँ, यदि इन साइज की, इन पोर की साइज की कोई प्रोटीन है या सेल है तो वो उसको क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। अब मैं बात करता हूँ प्लेटलेट्स, आरबीसी और मैक्रोप्रोटीन तो इसको पार नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो साइज में बड़े होते हैं। लेकिन डब्ल्यूपीसी के अंदर जो ल्यूकोसाइड्स जिसको अपन बोलते हैं, उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो डायपिडेसिस वाली जो फिनोमेना है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, यानी वो पिचक करके बाहर आ सकते हैं। उनकी वॉल बहुत फ्लेक्सिबल होती है। तो डायपिडेसिस के थ्रू जो लिम्फोसाइट है वो कैपिलरी से निकल करके टिश्यू लेवल पे आ सकती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने दिखाया है ऑरेंज कलर की जो ये है वो डब्ल्यूबीसी है, ये जो ब्लू कलर के हैं वो छोटे छोटे प्रोटीन है जो पास होकर के आ सकते हैं। अब क्या होता है, ये सेल और इन टिश्यू फ्लूइड के बीच में जो कि प्लाज्मा का ही पार्ट होता है, तो वो आपस में क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, वेस्ट मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। सब कुछ होने के बाद में ये प्लाज्मा जो है, ठीक है ना, प्लाज्मा का जो पार्ट है, अब ये इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड हुआ उसको अपन क्या बोल देंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या प्लाज्मा वाला पोर्शन बोल देंगे। क्लियर। ये वापस से क्या होता है, वापस से कैपिलरी के अंदर जितना हो सकता है उतना वापस से चला जाता है। गैसेस एक्सचेंज मतलब सेल के साथ में इंटरेक्ट करने के बाद में वापस से ये प्लाज्मा का पोर्शन ब्लड कैपिलरीज के अंदर चला जाता है। लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो कि उस टिश्यू लेवल पे या उस इंटरस्टिशियल स्पेस पे ट्रैप रह जाता है। ठीक है। तो जो ट्रैप रहा हुआ प्लाज्मा का पार्ट है जो कि वापस कैपिलरी लेके नहीं जाती है और वो जो टिश्यू लेवल पे ही रिटेन रह जाता है, उस पोर्शन को अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, या उसको अपन बोलते हैं लिम्फ। तो लिम्फ क्या हुआ, लिम्फ ब्लड की प्लाज्मा का वो पार्ट हो गया जो टिश्यू लेवल पे रिटेन रह जाता है, वापस कैपिलरी के थ्रू ले जाया नहीं जाता है। ठीक है। और वो किससे रिच होता है, एक तो जो प्लाज्मा का कंपोजिशन है वही रहता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी उसके अंदर रिच अमाउंट में होती है और छोटे छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स उसके अंदर अवेलेबल हो सकते हैं। क्लियर। बाकी जो सेल के साथ मटेरियल एक्सचेंज जैसे CO2 हो सकती है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं, जो एक्सचेंज मटेरियल होते हैं वो उसके अंदर अवेलेबल हो सकते हैं। तो वो जो फ्लूइड रिटेन रह गया उसको वापस ब्लड सर्कुलेशन में लाना जरूरी है। यदि नहीं लाएंगे तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर गिर सकता है। तो वापस ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम के पैरेलल एक क्या चलता है, लिम्फेटिक सिस्टम चलता है। यानी कैपिलरी के पास में लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक कैपिलरी भी रन करती है। जो टिश्यू लेवल पे जो इंटरस्टिशियल या फ्लूइड या फिर लिम्फ रिटेन रहा है उसको कलेक्ट करती है, देखो यहाँ से कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके इधर डाल देती है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देती है और जनरल वो किस में डालती है, वेन में डाल देती है। और वापिस से ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो जाता है और फिर से ये साइकिल चलता रहता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि लिम्फ कैसे बनता है और लिम्फ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है और किस तरीके से वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रहता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं हाउ इज लिम्फ फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इसको मैं पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है when blood flows through the capillaries, some amount of plasma, protein and blood cells escape out through the pores present in the wall of capillaries. The escaped out substances
reach into the intercellular space in the tissue to form the tissue fluid or lymph. क्लियर, ये मैंने बता दिया था आपको. नेक्स्ट लिखा है द टिश्यू फ्लूइड इज ऑल्सो नॉन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि वो टिश्यू के इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है, एज इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टिश्यू. नेक्स्ट लिखा है द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्ट एज ए मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, गैसेज एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड. तो ये भी मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट अपन देखते हैं मैक्सिमम पार्ट ऑफ द फ्लूइड लॉस्ट फ्रॉम कैपिलरी इज एब्जॉर्ब बैक इन द वेन्स, है ना. तो जो टिश्यू लेवल पे होता है, कैपिलरीज प्लाज्मा का पार्ट टिश्यू लेवल पर डालती है, वो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो वेन के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाता है. लेकिन लिखा हुआ है बट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्टिल रिमेन अराउंड द टिश्यू. कुछ पार्ट जो है प्लाज्मा का वो वहां पे रिटेन रह जाता है टिश्यू लेवल पे. The excess fluid is carried back by the lymph vessels into the bloodstream. The part of interstitial fluid that flows into lymph vessels is known as lymph. तो ये lymph की डेफिनेशन हो. अब आप आराम से बता सकते हो कि lymph क्या है, याद करने की जरूरत नहीं है. लिखा है lymph eventually drains into the veins, यानी वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही जो फ्लूइड है जिसको अपन lymph बोल रहे हैं वो वापस से डाल दिया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में. वापस जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल रह जाता है, रिटेन. क्लियर. नेक्स्ट अपन देखते हैं फंक्शन. अब लिम्फ के क्या फंक्शन है वो देखते हैं, और लिम्फ के और लिम्फेटिक सिस्टम के क्या फंक्शन है ये दोनों ही साथ में मैंने बता दिया. लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, इफ देयर वर नो वे फॉर एक्सेस फ्लूइड टू रिटर्न टू द ब्लड आवर बॉडी टिश्यू वुड बिकम स्वॉलन. ठीक है, ये बोलना चाह रहा है कि यदि जो टिश्यू लेवल पे फ्लूइड है उसको कलेक्ट करने का कोई सिस्टम ना होता, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता, तो फ्लूइड उस टिश्यू लेवल पे इकट्ठा होता रहता, और इकट्ठा होने की वजह से वहां पे प्रेशर पड़ता और वो एरिया क्या हो जाता, स्वेल हो जाता. ठीक है, तो यही बात लिखा हुआ है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बॉडी पार्ट स्वेल्स इट मे बी बिकॉज देयर इज टू मच फ्लूइड इन द टिश्यू इन दैट एरिया. ओके, the lymph vessels collect the excess fluid and carry it to the veins through the lymphatic system. तो जो lymph vessels है वो टिश्यू लेवल जो excess fluid इकट्ठा रह गया है उसको निकाल करके अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देती है ताकि उस एरिया में स्वेलिंग ना आए. तो स्वेलिंग से बचाता है. पहला तो फंक्शन ये हो गया. दूसरा है acts as an accessory circulatory system for transport of excretory product and large size digested food particle, particularly fats. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट. एक चीज ध्यान रखना, जो भी अपन फूड खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, देन उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है. तो मैक्सिमम जो भी अपन खाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ठीक है ना, वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है. लेकिन फैट जो है वो डायरेक्ट ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होता है. तो उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो लिम्फ की कारण, मतलब लिम्फ से होता है. ठीक है, ब्लड से नहीं होता, उसका एब्जॉर्प्शन लिम्फ से होता है. तो लिम्फ में जाने के बाद फिर वो ब्लड में एंटर करती है. तो उसका एब्जॉर्प्शन के लिए, फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए लिम्फ जरूरी होता है. ठीक है, तो लिम्फ के क्या काम है, एक तो जो CO2 है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको वो कैरी करता है और फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. और क्या है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है. ठीक है, ये बता दिया. नेक्स्ट मैंने बताया था कि जो लिम्फ होता है वो WBC रिच होती है. ठीक है, और WBC रिच होती है तो मतलब वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट आएगा तो उसको किल कर देगी. इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ नोड्स होती है, उसके अंदर ऑलरेडी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है, तो वो ब्लड को फिल्टर करती है और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इन्वेड करते हैं या कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो किल करने में हेल्प करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं. तो यही पॉइंट बताया. नेक्स्ट लिखा है लिम्फ नोड प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स. यस, lymph carries lymphocytes and antibodies from the lymph nodes to the blood. yes, ये ब्लड की तरफ लेके जाती है, तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है. लिम्फ नोड के अंदर क्या होता है, जो इमेच्योर लिम्फोसाइट आती है वो वहाँ पे इकट्ठी होती है और मैच्योर होना स्टार्ट करती है. ठीक है,
तो लिम्फ नोड सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। तो लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस है? यदि मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन में बताऊं कि लिम्फ क्या है, तो डी प्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा पार्ट क्या कहलाता है? लिम्फ कहलाता है। ठीक है, एक नॉर्मल लैंग्वेज। यानी लिम्फ जो है वो ब्लड का ही पोर्शन है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वो डिफरेंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। ब्लड में लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, यस प्लाज्मा होती है, इरिथ्रोसाइट जिसको आरबीसी बोलते हैं वो भी होती है, डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट प्रेजेंट होती है। ये ब्लड का कंपोजिशन है। लेकिन लिम्फ की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ क्या होती है? प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा लिक्विड होती है, कैपिलरी को पास आउट कर सकती है, इसलिए वो प्लाज्मा प्रेजेंट होती है लिम्फ में। दूसरा डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट होती है, इसमें डायपेडेसिस वाली प्रोसेस होती है, इसलिए वो लिम्फ के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है इट इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जबकि लिम्फ के अंदर आरबीसी तो आती नहीं है। आरबीसी नहीं आएगी तो हीमोग्लोबिन नहीं आएगा, यानी हीमोग्लोबिन अब्सेंट रहेगा, तो ये कैसा होगा? कलरलेस होगा। नेक्स्ट लिखा है इट्स प्लाज्मा हैज मोर प्रोटीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जबकि लिम्फ की प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन जो होता है बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन लार्ज साइज के होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। छोटे जो माइक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन है वही आ सकते हैं। ठीक है, तो लिम्फ के अंदर इतना प्रोटीन नहीं होता जितना ब्लड के अंदर होता है। और इसी तरीके से कैल्शियम और फॉस्फोरस है। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैरीज मटेरियल टुवर्ड एंड अवे फ्रॉम द टिश्यू, देयरफॉर इट एक्ट एज अ व्हीकल। तो ब्लड व्हीकल की तरह वर्क करता है, क्योंकि ब्लड क्या करता है? टिश्यू के आसपास जो है वो ब्लड लेके आता है, मतलब ब्लड जो है न्यूट्रिएंट वगैरह लेके आता है और वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर? तो इसको व्हीकल बोल दिया। इसका क्या है? इट ट्रांसफर्स मटेरियल फ्रॉम द ब्लड टू द बॉडी सेल्स एंड वाइस वर्सा, देयरफॉर इट एक्ट एज मिडलमैन। तो लिम्फ किसकी तरह बिहेव करता है? मिडलमैन। मिडलमैन की तरह बिहेव। मिडलमैन क्या करता है कि जो पीछे छूट गया है उसको ब्लड तक पहुंचाना, ये काम होता है, और ये काम लिम्फ करता है। ब्लड और लिम्फ के अंदर ये मेजर डिफरेंस होता है। क्लियर? तो ये होता है आपका टॉपिक, और इस हिसाब से आपका अ, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। टोटल सर्कुलेटरी सिस्टम के 5 पार्ट है ये, और उसमें आपके सारी कुछ चीज़ें कवर हो जाती है सिलेबस की। ओके, थैंक यू।